शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। आसमान पर सुबह की सफेदी उभरने लगी थी। लीडर हमें लेकर एक घाटी में उतर गया। इस घाटी में एक कुदरती गार बना हुआ था। हमें इसी गार में आना था। गार में पहले से 3-4 कमांडोज मौजूद थे। गार काफी कुशादा था। उसके अंदर एक खुले दालान में बांस की चारपाइयां बिछी हुई थी और लालटेन जल रही थी। हमने शिरबाज को एक चारपाई पर लिटा दिया। उसकी रान पर से कपड़ा खोल कर देखा। वहाँ जख्म इतना गहरा नहीं था, मगर वो खराब हो गया था और इसी वजह से दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया था। शिरबाज का जख्म साफ करके उस पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी गई। उसे कहवा बनाकर पिलाया गया। सुबह हो गई थी। गार के बाहर रोटियां पकने लगी थी। घी में तली हुई रोटियों की खुशबू आ रही थी। साथ हलवा भी बनाया जा रहा था। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। लीडर ने शिरबाज से कहा, दोस्त अब तुम सो जाओ, नींद लेने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। शिरबाज आराम से लेट गया। लीडर कमांडो मुझे गार के थाने पर ले आया। यहाँ नीचे घाटी की तह में नदी बह रही थी। हम पत्थरों के दरमियान बैठ गए। लीडर कमांडो ने मुझसे कहा, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तुम उस वक्त तक यहाँ ठहरोगे जब तक कि शिरबाज खान चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता। मेरे 2 आदमी तुम लोगों की देखभाल के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ सारा राशन पानी मौजूद होगा। मुझे बताओ कि तुम लोग आगे कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा, हमारी मंजिल तो श्रीनगर है, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ से श्रीनगर काफी दूर है और कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। इसलिए हम पहले बेंगलोर अपने दोस्त आलमगीर के पास जाएंगे, वहाँ से श्रीनगर की तरफ निकल जाएंगे। लीडर कमांडो ने कहा, फौज और पुलिस तुम्हारी तलाश में वहाँ मौजूद होगी। यकीनी बात है कि आलमगीर की भी खुफिया पुलिस निगरानी कर रही होगी, इसलिए तुम्हारा बेंगलोर जाना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा, तो फिर यहाँ से कोई रेलगाड़ी वगैरह जाती ही दिखाई नहीं देती। लीडर ने हंसकर कहा, तुम हैदराबाद दक्कन के जंगलों में हो। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन भी हैं। हम तुम्हें एक ऐसी रेलगाड़ी में सवार करवा देंगे जो तुम्हें यहाँ से सीधी दिल्ली ले जाएगी। उसके आगे तुम खुद ही चले जाओगे। मैंने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लीडर ने उठते हुए कहा, ये हो जाएगा। अब तुम भी अंदर जाकर आराम करो। मैं शाम को आकर बताऊंगा कि आगे का प्रोग्राम किस तरह बनेगा। मैंने कहा, ओके, और मैं गार के अंदर दालान में चला गया। वहां देखा कि शिरबाज खान गहरी नींद सो रहा था। उसे नींद की अशद जरूरत थी। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने न जाने उसे कैसी कैसी दरिंदा सिफत अजियतें दी थी। मैं भी एक चारपाई पर पड़ गया। मुझे भी नींद आ गई थी। सारा दिन हम दोनों सोए रहे। शाम के वक्त हमें एक कमांडो ने उठाया और कहा, लीडर आ रहा है। लीडर कमांडो गार के दालान में दाखिल हुआ। उसके सर पर स्याह रुमाल नहीं था। उसकी छोटी छोटी शरई दाढ़ी और मूछें थी। माथे पर मेहराब थी। उसने मुस्कुराते हुए शिरबाज से कहा, कहो दोस्त, अब क्या हाल है। शिरबाज ने कहा, दर्द में काफी अफाका है। लीडर कमांडो ने अपने आदमी से कहा, रात को जख्म पर दोबारा मरहम लगाकर पट्टी बांध देना। फिर शिरबाज से कहने लगा, इंशाल्लाह तुम 2-1 दिन में चल फिर सकोगे। मैंने शिरबाज को अभी कुछ नहीं बताया था। लीडर कमांडो ने खुद ही उसे सारी बात बता दी थी। फिर बताया कि हम लोगों का बेंगलोर जाना खतरनाक होगा, हमें यहीं से श्रीनगर रवाना होना चाहिए। शिरबाज ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, लीडर का ख्याल बिल्कुल सही है। बेंगलोर में पुलिस और फौज हमारी खास तौर पर तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रही होगी, इसलिए बेहतर यही है कि हम यहाँ से आगे निकल जाएं। शिरबाज खान ने लीडर से पूछा, यहाँ से करीब शहर कौन सा है। लीडर ने कहा, यहाँ से करीबी शहर कोलार है। हमारा आदमी तुम दोनों को कोलार के रेलवे स्टेशन से हैदराबाद जाने वाली गाड़ी में बिठा देगा। हैदराबाद से तुम नागपुर वाली ट्रेन पकड़ोगे। वहाँ तुमको दिल्ली एक्सप्रेस मिल जाएगी, जो होशंगाबाद, भोपाल, छावनी से होती हुई तुम्हें दिल्ली पहुंचा देगी। आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही मालूम है। यही प्रोग्राम तय हो गया। अब हमें इंतजार था कि शिरबाज की टांग का जख्म जरा अच्छा हो तो वहां से रवाना हो जाएं। उस वक्त मुझे अपने दोस्त सांप का ख्याल आया। यह सांप आलमगीर के जंगल वाले खुफिया ठिकाने में था। मैं वहां जा नहीं सकता था। दूसरे दिन लीडर ने आकर हमें बताया कि मुंडेल छावनी से शिरबाज के फरार के बाद बेंगलोर और आसपास के कस्बों और देहात में पुलिस उसे तलाश करती फिरती है। कहने लगा, हो सकता है कि खुफिया पुलिस कोलार में भी पहुंच गई हो, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें अभी कुछ दिन यहीं रुके रहना चाहिए। जरा हालात नॉर्मल हो जाएं तो फिर चले जाना। तजवीज बड़ी माकूल थी। हम लीडर कमांडो की खुफिया कमीनगाह में पूरे 10 दिन तक छुपे रहे। इस दौरान शिरबाज का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। वो आसानी से चल फिर लेता था। 11वें दिन लीडर ने हमें तैयारी का ऑर्डर दे दिया। कोलार तक तुम्हें खच्चरों पर बैठ कर जाना होगा। हमारा आदमी तुम्हारे साथ होगा। सुबह चलोगे तो शुरू रात कोलार पहुंच जाओगे। हैदराबाद के लिए वहां से तुम्हें रात के
11 बजे पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी, तुम कल मुंह अंधेरे यहाँ से चल पड़ोगे। हमें तैयारियां कौन सी करनी थी। कपड़े हमने दूसरे पहन लिए थे, यानी बुशर्ट और पतलून और नए रबड़ के जूते। लीडर ने हमें चमड़े की 2 जैकेटें दे दी और कहा कि आगे पंजाब में सर्दी होगी, ये जैकेटें वहां जाकर पहन लेना। लीडर ने हमें इंडियन करेंसी में इतने पैसे दे दिए थे जो श्रीनगर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा थे। असलहा साथ रखने की जरूरत नहीं थी। हमने सिर्फ इतना किया कि एक चाकू अपने पास रख लिया कि रास्ता लंबा है, सफर तवील है और दुश्मन के पेट में से गुजरकर श्रीनगर तक पहुंचना है। रास्ते में कुछ भी हो सकता था। उस रात खाना खाकर मैं और शेरबाज जल्दी सो गए। पिछले पहर 4 बजे हमें लीडर ने जगा दिया। कहने लगा, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, तुम्हें साथ ले जाने वाला आदमी आ गया है। हमने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और लीडर के साथ टीले की दूसरी तरफ आ गए, जहाँ पिछले पहर के अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ था। उसके पास 3 खच्चर खड़े थे। लीडर हमसे बारी बारी गले मिला। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो वो कहने लगा, हमने जो कुछ किया है अल्लाह और उसके दीन इस्लाम के लिए किया है, इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वो हमें अपने आदमी यानी हमारे गाइड के हवाले करके चला गया। हम खच्चरों पर बैठ गए और कोलार की जानिब हमारा सफर शुरू हो गया। ये सफर भी दुश्वार गुजार जंगल का सफर था। दिन काफी निकल आया था। जब हम कोलार के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, हमारा गाइड हमें वहां छोड़कर वापस चला आया। यहाँ से हमें हैदराबाद दक्कन को जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। मुझे मालूम था कि श्रीनगर का हमारा ये लंबा सफर है और हमें 3-4 दिन लग जाएंगे। शेरबाज खान मेरे साथ ही प्लेटफॉर्म पर बैठा था। काफी देर इंतजार करने के बाद गाड़ी आई। मुसाफिरों से भरी हुई थी। हम अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए। हमने हमेशा इसी हिकमत अमली पर अमल किया था ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो दूसरा उसकी मदद कर सके। ये पैसेंजर गाड़ी थी। उसने एक थका देने वाले सफर के बाद हैदराबाद पहुंचा दिया। यहाँ से हम नागपुर वाली ट्रेन में बैठ गए। नागपुर रवाना होने से पहले हमने दक्कन के स्टेशन पर ही थोड़ा बहुत खा लिया था। नागपुर तक का सफर भी बड़ा लंबा था। आखिर नागपुर भी आ गया। हम बड़े मुतमईन थे कि खतरे की हुदूद से दूर निकल आए हैं। नागपुर से हमें सीधी दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल गई। शुमाली भारत में दाखिल होने के बाद सर्दी शुरू हो गई थी। हमने जैकेट पहन लिए थे। दिल्ली तक बिल्कुल खैरियत रही। उसके बाद हमें मशरकी पंजाब में दाखिल होना था। यहाँ खतरा जरूर था, लेकिन ये ख्याल भी था कि हमने आंध्र प्रदेश में वारदात की है। यहाँ की पुलिस का उससे कोई वास्ता नहीं होगा, मगर ये हमारी खुशफहमी थी। मुंडेल छावनी से शेरबाज खान के फरार के बाद पंजाब की पुलिस को इत्तला कर दी गई थी कि कुछ खतरनाक कश्मीरी कमांडोज फौजी जवानों को हलाक करके अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए हैं। वो जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। चुनाचे मशरकी पंजाब की पुलिस चौकस हो गई थी और उसकी CID ने लुधियाना, जालंधर और जम्मू तवी के इलाके को अपनी खुफिया निगरानी में ले लिया था। हमारी गिरफ्तारी के लिए जो जाल बिछाया गया था, हम उससे बेखबर थे। हम तो अपनी तरफ से बड़े मुतमईन और खुश थे कि जाए वारदात से बहुत दूर निकल आए हैं। हम दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर जालंधर की तरफ जा रहे थे। चूंकि खतरे का एहसास कम हो गया था, इसलिए हम एक ही डिब्बे में सवार थे। मेरठ गुजर गया, अंबाला गुजर गया। ट्रेन लुधियाने के स्टेशन पर पहुंची तो मैंने एक आदमी को देखा जिसने खेस की बुक्कल मारी हुई थी और डिब्बे में झांक कर देख रहा था। वो मुसाफिरों का जायजा ले रहा था। पहले मैं समझा कि ये कोई मुसाफिर होगा जो डिब्बे में बैठने के लिए जगह देख रहा है, लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर आकर रुक गई और वो मुसलसल टिकटिकी बांध कर मुझे देखने लगा तो मेरा माथा ठनका। मैंने शेरबाज खान को, जो खिड़की में से लाइन की दूसरी तरफ देख रहा था, मैंने उसे खबरदार न किया। खेस की बुक्कल वाले आदमी ने चंद सेकंड मुझे और शेरबाज खान को घूर कर देखा और फिर आगे निकल गया। मैंने शेरबाज से कहा, शेर खान, लगता है CID ने हमारा पीछा शुरू कर दिया है। फिर मैंने उसे खेस की बुक्कल वाले आदमी के बारे में बताया। वो बोला, हो सकता है वो कोई मुसाफिर हो। मैंने कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कि वो खुफिया पुलिस का आदमी था, हमें यहाँ उतर जाना चाहिए। शेरबाज कहने लगा, यहाँ उतर गए तो पुलिस हमें बड़ी आसानी से पकड़ लेगी, अब बेहतर यही है कि यहाँ से निकल जाएं। उसी वक्त ट्रेन चल पड़ी। हम प्लेटफॉर्म को देखते रहे। ट्रेन आगे जा रही थी, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा था। कुछ मुसाफिर और रेलवे के आदमी नजर आए, मगर उनमें वो खेस की बुक्कल वाला आदमी नहीं था। मुझे भी ख्याल आया कि हो सकता है वो कोई मुसाफिर ही हो और जगह तलाश करता फिर रहा हो और उसने यूं ही मुझे घूर कर देख लिया हो। ट्रेन ने लुधियाना स्टेशन से निकलते ही स्पीड पकड़ ली। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी। एक स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी। मैं डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर आकर यूं ही टहलने लगा। असल में मेरी नजरें खेस की बुक्कल वाले आदमी को ढूंढ रही थी। वो कहीं भी नहीं था। इंजन ने सीटी दी। मैं डिब्बे में आकर शेरबाज के पास बैठ गया और उसे कहा कि मेरा ख्याल है कि वो खुफिया पुलिस का आदमी नहीं था। हकीकत ये थी कि हम मंजिल के करीब पहुंचकर लापरवाह से हो गए थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंजिल के करीब पहुंचकर हमें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत थी। आगे जालंधर का स्टेशन आ गया। मेरा दिल थोड़ा थोड़ा खतरा बराबर महसूस कर रहा था। जालंधर शहर के मज़ाफ़ात और कारखाने शुरू हो गए। शेरबाज खिड़की से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था। मैं खिड़की में से आगे की तरफ देख रहा था। मुझे कुछ फासले पर कुछ आदमियों की रेलवे लाइन के पास नक्लो हरकत नजर आई। मैं यही समझा कि रेलवे के मजदूर हैं जो लाइन वगैरह की मुरम्मत कर रहे होंगे। ट्रेन उनके
करीब पहुंची तो मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। वो मजदूर नहीं लग रहे थे, उनमें 3-4 आदमी पुलिस की वर्दी में थे। मैंने शिरबाज का बाजू हिलाया और कहा कुछ गड़बड़ है। उसने खिड़की में से देखा। अब हमें पुलिस के बहुत से सिपाही नजर आए जो कि सब मुसल्लाह थे। पीछे दरख्तों में पुलिस की गाड़ियां भी थी। मैं उठकर डिब्बे की दूसरी तरफ खिड़की के पास गया और बाहर देखा। उस तरफ भी पुलिस ही पुलिस थी। मैंने शिरबाज के पास आकर आहिस्ता से कहा हमारी मुखबरी हो गई है, पुलिस हमें पकड़ने के लिए खड़ी है। शिरबाज खान ने आहिस्ता से कहा यहाँ की पुलिस को हमारा हुलिया मालूम नहीं है। अब बेहतर यही है कि दूसरे मुसाफिरों के साथ खामोशी से बैठे रहें, सिर्फ अपने चाकू फेंक देते हैं। उसकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की मिलिट्री पुलिस के पास मेरी और शिरबाज खान की कोई तस्वीर नहीं थी। मिलिट्री पुलिस ने दिल्ली की पुलिस को और दिल्ली की पुलिस ने मशरकी पंजाब की पुलिस को शिरबाज खान का हुलिया जरूर बता दिया होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश से दिल्ली और दिल्ली से जालंधर तक आते आते काफी तब्दीली रूनुमा हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि अगर सिर्फ हुलिये की शनाख्त से यहाँ की पुलिस शिरबाज खान को गिरफ्तार करना चाहती है तो वो उसे नहीं पहचान सकेगी। ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही दोनों तरफ पुलिस के सिपाही हर डिब्बे में दाखिल हो गए। हमने उन्हें हर डिब्बे में तेजी से दाखिल होते देख लिया था। हम भाग नहीं सकते थे, अगर भागते तो पुलिस हमें आसानी से काबू कर सकती थी। एक पुलिस की नफरी बहुत थी, दूसरे वो मुसल्लाह थे। इससे पहले हमने अपनी जेबों से कमांडो चाकू निकाल कर बड़ी होशियारी से मुसाफिरों के सामान के पीछे फेंक दिए थे। हमारे डिब्बे में 4 सिख सिपाही दाखिल हुए थे। 2 सिपाही डिब्बे के दोनों दरवाजों में राइफलें थाम कर खड़े हो गए और 2 सिपाही मुसाफिरों से पूछगिछ करने लगे। उनमें से हमारी तरफ वाला सिख सिपाही हमारे पास भी आ गया। उसने मुझे गौर से देखा और पंजाबी में पूछा कि मेरा नाम क्या है और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैंने एक फर्जी बयान दिल में सोच लिया था, वही दोहरा दिया। मैंने अपना नाम भी हिंदुआना बताया था। उसके बाद सिख सिपाही शिरबाज खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। कौन हो भाई तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सिख सिपाही ने पंजाबी में पूछा। शिरबाज खान ने बड़ी हिमाकत की कि पंजाबी में ही जवाब दिया कि मेरा नाम मदन लाल है और मैं जम्मू जा रहा हूँ, जहाँ मेरी स्टेशनरी की दुकान है। उसका लहजा ना तो पंजाबी था और ना ही डोगरी था। साफ लग रहा था कि एक खालिस श्रीनगर का कश्मीरी पंजाबी में बात करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सिख सिपाही ने शेर खान से कहा नीचे उतर आओ। अब मुझसे इस तरारी कैफियत में एक हिमाकत हो गई कि मैंने शिरबाज खान को बचाने के लिए कह दिया, सरदार जी ये ठीक कह रहा है, मैंने जम्मू में इसकी दुकान देखी है। सिख सिपाही ने मुझे बाजू से पकड़कर कहा तुम भी नीचे उतरो। सिपाही हमें डिब्बे से उतार कर लाइन के एक तरफ ले आए, जहाँ पहले से 2 आदमी उन्होंने हिरासत में लेकर बिठाए हुए थे। हमें भी उनके पास बिठा दिया गया। एक सिपाही वहाँ हमारी रखवाली के लिए खड़ा था। बाकी 3 सिपाही, जिनमें एक हवालदार था, दूसरे डिब्बों में चले गए थे। बाद में मालूम हुआ कि अभी वो सिर्फ मशकूक लोगों को घेर रहे हैं। हमारी उन्होंने अभी तलाशी भी नहीं ली थी। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी, वरना अगर वो हमारी तलाशी लेते तो यकीनन हमारी पतलूने भी उतरवा कर देखते कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। शायद ये काम वो थाने में जाकर सरंजाम देना चाहते थे। ट्रेन के दूसरे डिब्बों को भी खंगाला जा रहा था। पुलिस हमसे ज्यादा आगे थी। जो आदमी पहले से वहाँ बैठे थे वो कोई जराइम पेशा लगते थे। वो दोनों सरगोशियों में आपस में बातें कर रहे थे। शिरबाज खान ने मेरी तरफ देखा, मैंने सिख सिपाही की तरफ देखा जो वहाँ खड़ा पहरा दे रहा था। जहाँ हम बैठे थे वो जगह थोड़ी ऊंची थी। मैंने अपने पीछे देखा, पीछे नशेब में कच्ची पगडंडी थी। कुछ फासले पर एक बड़ा गड्ढा, जिसे पंजाब में गढ़ कहते हैं, चला आ रहा था। गड्ढे पर नीचे से लेकर ऊपर तक गन्ने की भरियां लदी हुई थी। गड्ढे के आगे बैल जुते हुए थे, जिस पर एक सिख बैठा बैलों को हाँक रहा था। मेरे जहन में फरार की एक तरकीब आ गई। मैंने शिरबाज खान के पास मुंह ले जाकर पीछे देखते हुए कहा, मैं फरार हो रहा हूँ। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में करीब आती गढ़ की तरफ इशारा किया। शिरबाज ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो इतनी पुलिस के होते हुए ये गलती न करना, मारे जाओगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और सिख सिपाही की तरफ देखा। वो मुझसे 3 कदम आगे राइफल कांधे से लटकाए उस तरफ खड़ा था कि उसका मुंह रेलगाड़ी की तरफ था जो ट्रेन के डिब्बों की तलाशी ले रहे थे। सिख सिपाही को क्या मालूम था कि हम कौन हैं। अभी तो हम मुश्तबा लोग ही थे। इतनी देर में कमात की भरियों से लदी हुई गढ़ हमारे करीब आ गई थी। हम ऊंची जगह पर थे और गढ़ को दूसरी जानिब नशेब में हमारे करीब से इस तरह गुजरना था कि उसकी ऊपर वाली कमात की भरियों को बिल्कुल हमारे बराबर से गुजरना था। मैं गड्ढे पर निगाह रखे हुए था। सिख सिपाही को भी देख लेता था। उसको हमारी तरफ देखने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। वो ये समझने में हक बजानिब था कि पुलिस की पूरी पलटन के होते हुए हम लोग अब कहां भाग सकते हैं। मैंने शिरबाज खान को आंखों ही आंखों में कहा, मैं तो जाता हूँ, जो होगा अल्लाह मालिक है। तुमको मौका मिले तो तुम भी फरार हो जाना। जैसे ही गड्ढा मेरे बराबर से गुजरा, मैंने आखिरी बार सिख सिपाही की तरफ देखा जो मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा था और बड़ी खामोशी और आवाज पैदा किए बगैर अपने आप को गड्ढे पर लदे हुए कमात पर गिरा दिया। कमात की भरियों पर गिरने से कोई आवाज पैदा न हुई। कमात की भरियां बगैर किसी
तरतीब के लदी हुई थी। उनके दरमियान और इर्द गिर्द थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। मैं गड्ढे पर गिरते ही भरियों के दरमियान एक खाली जगह में फंस कर औंधा हो गया और उसी जगह बेहिस्सो हरकत हो गया। कोई देखता तो उसे यही लगता कि गड्ढे का मालिक है जो कमाद की भरियों पर सो रहा है। गड्ढा एक गड्ढे में जरा सा उछला तो मैं कमाद की भरियों में मजीद नीचे घुस गया। मैं सर उठाकर नहीं देख सकता था कि बाहर की सूरत हाल क्या है। बाहर की खामोशी और मामूल की आवाजें मुझे बता रही थी कि मेरे फरार का वहाँ किसी को इल्म नहीं हुआ, वरना पुलिस एक सेकंड में गड्ढे को रोककर मुझे पकड़ सकती थी। गड्ढा रू रू की आवाज निकालता कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। मैंने कमाद की भरियों के अंदर घुसड़ मुसड़ कर इतनी जगह बना ली थी कि बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। अगर पुलिस हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती तो ऊपर से मुझे देख सकती थी। मैं और शेरबाज खान एक दूसरे से जुदा हो चुके थे। कमांडो जब एक्शन के दौरान एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे की तलाश में वक्त जाया नहीं करते, फिर उन्हें हालात से मुकाबला करते हुए और अपनी अपनी अक्ल से काम लेते हुए अकेले ही अपने कैंप तक पहुंचना होता है। पहुंच गए तो सब अच्छा है, ना पहुंचे तो अल्लाह बेली। कमाद का गड्ढा बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उस पर कई मन बल्कि कई टन वजन लदा हुआ था। पीछे से मुझे आदमियों के ऊंचा बोलने और एक दूसरे को पुकारने की आवाजें आईं। पुलिस को मेरे फरार का पता चल गया था। मैं अभी उस ट्रेन से ज्यादा दूर नहीं था जिस पर पुलिस ने मुझे और शेरबाज खान को पकड़ने के लिए छापा मारा था। मगर मुझे एक फायदा जरूर था कि मैं जहाँ छुपा हुआ था वहाँ किसी को शक व शुबा नहीं पड़ सकता था। मैं सर बाहर निकाल कर देखने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। मेरे दोनों जानिब कमाद की भरियां ही भरियां थी। गन्नों में से बाहर कुछ नजर नहीं आता था। मुझे महसूस हुआ कि गड्ढा एक तरफ मुड़ गया है। सिख गड्ढे वाला बैलों को हाँकते हुए कभी उनको गालियां देता और कभी चमकारने लगता और फिर खामोश हो जाता। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि कमाद से भरा हुआ ये गड्ढा किसी शुगर मिल की तरफ जा रहा है। अगर तो ये शुगर मिल जालंधर शहर में वाक़ थी तो मैं एक खतरे से निकलकर दूसरे खतरे की तरफ जा रहा था, और अगर ये गड्ढा कमाद लेकर किसी कस्बे में लगी हुई शुगर मिल की तरफ जा रहा था तो वहां मेरे लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं था। सिपाहियों की आवाजें लम्हा बलम्हा दूर हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गड्ढा किसी दूसरी सड़क पर दूर निकल आया था। ये सड़क हमवार थी और उस पर ज्यादा हिचकोले नहीं लग रहे थे। मुझे रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। उसके बाद इंजन छक छक करते चल पड़ा। ट्रेन गुजरने लगी। आवाज से मालूम हो रहा था कि मैं रेलवे लाइन से दूर हो गया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रेलगाड़ी की आवाज दूर होते होते गायब हो गई। अब मैं किसी हद तक महफूज था। मैं गड्ढे से निकलना चाहता था, मगर सबसे पहले मैं देखना चाहता था कि इलाका शहर का है या देहाती इलाका है। मैंने बड़ी एहतियात से गन्नों की भरियों में से सर बाहर निकाल कर जायजा लिया। मैंने देखा कि जालंधर शहर के मकान पीछे रह गए थे और जिस तरफ गड्ढा जा रहा था उधर खेत ही खेत थे। गड्ढा उन खेतों के दरमियान छोटे से कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था जिसकी दोनों जानिब कहीं कहीं टाली के दरख्त थे। मेरा असल रूट जालंधर से आगे होशियारपुर, खटुआ था और जम्मू तवी था, मगर ये सारा इलाका मेरे लिए बेहद खतरनाक बन चुका था। इस सारे रूट को जम्मू तक पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने घेरे में ले रखा होगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं फरार होने के बाद उसी रास्ते से श्रीनगर जाऊंगा। चुनाचे मैं उस तरफ से श्रीनगर नहीं जाना चाहता था। अगर अमृतसर से श्रीनगर जाता तब भी बटाला गुरदासपुर के बाद मुझे खटुआ से होकर जम्मू तवी पहुंचना पड़ता था और वहां से मेरे पकड़े जाने का 100% इम्कान था। गड्ढा चला जा रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे खतरे के इलाके से दूर हो जाना चाहिए और अमृतसर पहुंचकर किसी जगह रूपोश होकर अगला प्रोग्राम बनाना चाहिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस की सारी तवज्जो जालंधर, होशियारपुर, कठुआ के रूट पर थी। अमृतसर की तरफ पुलिस का ख्याल नहीं गया होगा। सिख सिपाही ने रेल के डिब्बे से निकालने के बाद मेरी तलाशी नहीं ली थी। शेरबाज खान की भी तलाशी नहीं ली गई थी। पुलिस उस वक्त अफरा तफरी की हालत में थी। वो मुश्तबा अफराद को पकड़ने में लगी हुई थी और पकड़ने के बाद थाने ले जाकर बाकी कार्रवाई करने का इरादा रखती थी। मैंने कमाद में भरियों में लेटे लेटे अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर देखा। मेरी जेब में नोट मौजूद थे। गोलकंडा दक्कन के जांबाज मुजाहिदों ने हमें काफी पैसे दे दिए थे। मैं अमृतसर के किसी ऊंचे दर्जे के होटल में ठहर सकता था। ऊंचे दर्जे के होटल में पकड़े जाने और सीआईडी का खतरा छोटे होटलों की निस्बत कम होता है। मैंने अमृतसर जाने का फैसला कर लिया। अब मैं चाहता था कि कोई ऐसी सड़क आ जाए जिस पर लारियां वगैरह चल रही हों तो गड्ढे से उतर जाऊं और मुनासिब मौका देखकर अमृतसर जाने वाली किसी लारी में बैठ जाऊं। मेरा ख्याल था, और किसी हद तक ये ख्याल दुरुस्त भी था, कि जालंधर पुलिस की सारी तवज्जो जालंधर और कठुआ रूट की तरफ होगी। गड्ढा खेतों में से होता हुआ चला जा रहा था। वो जिस जाविये पर जा रहा था उससे मैंने यही नतीजा निकाला कि गड्ढे का रुख होशियारपुर की तरफ नहीं है बल्कि अमृतसर करतारपुर की तरफ है। ये रूट मेरा जाना पहचाना था। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कमाद की भरियों में से सर निकाल कर देख लेता था। एक बार बाहर देखा तो बाएं तरफ दरख्तों की कतार दूर तक जाती नजर आई। ये कोई बड़ी सड़क भी हो सकती थी और गड्ढा उसी तरफ जा रहा था। शायद गड्ढे को भी उसी बड़ी सड़क पर जाना था। दिन की रोशनी थी, धूप निकली हुई थी। सर्दी से बचने के लिए मैंने जैकेट के बटन बंद कर रखे थे और मुर्दे की तरह कमाद में पड़ा था
था। मुझे सड़क पर से गुजरती किसी बस के हॉर्न की आवाज आई। मैंने सर उठाकर देखा तो गड्ढा सड़क वाले दरख्तों के करीब पहुंच चुका था। मुझे यहाँ से उतर जाना चाहिए था। मैंने आसपास के खेतों में निगाह डाली, करीब कोई भी नहीं था। दूर दूर खेतों में कुछ सिख किसान काम कर रहे थे। मैंने अपने आप को गन्ने की भरियों से निकाला और जानवरों की तरह घुटनों के बल चलता गड्ढे के पीछे आया और नीचे छलांग लगा दी। खुदा का शुक्र है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि गड्ढे पर लदा कमाद काफी ऊंचा था। जमीन पर गिरते ही मैं जल्दी से उठा और गड्ढे से दूर रहकर सड़क की तरफ चलने लगा। मैंने सड़क को पहचान लिया। ये जालिंधर से अमृतसर जाने वाली जीटी रोड थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई न कोई बस, लारी और ट्रक गुजर जाता था। मैं जालिंधर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मेरा जालिंधर से आने वाली किसी लारी या बस में सवार होना खतरे का बायस बन सकता था। इस बात का भी इम्कान था कि पुलिस सड़क पर किसी जगह चेकिंग कर रही हो। मैंने सोचा कि मुझे कम से कम किरतारपुर तक यक्के पर सफर करना चाहिए। सड़क से हटकर कच्चा रास्ता था जिस पर यक्के गांव की सवारियां लेकर चलते थे। मैं सड़क छोड़कर उस कच्चे रास्ते पर आ गया। पीछे से एक यक्का आ रहा था, सवारियों से भरा हुआ था। वो अगले गांव जा रहा था। सिख कोचवान ने मुझे जगह निकाल कर यक्के पर बैठा दिया। उस यक्के पर बैठकर मैं अगले गांव पहुंचा। वहां से दूसरे यक्के पर बैठ गया और उससे अगले गांव जा पहुंचा। दूसरे गांव से मुझे एक खस्ता हाल लारी मिल गई जो करतारपुर तक जाती थी। सारे मुसाफिर देहाती सिख थे। मैं उसमें बैठ गया। लारी गर्द उड़ाती, शोर मचाती, कच्चे रास्ते के गढ़ों पर उछलती मामूली रफ्तार के साथ चली जा रही थी। मैं उसमें महफूज था। हम जीटी रोड से बहुत दूर हटकर जा रहे थे। रास्ते में कई गांव आए। हर जगह से सिख ड्राइवर सवारियां बिठाता चला गया। लारी की छत पर भी मुसाफिर चढ़े हुए थे। काफी देर बाद लारी किरतारपुर पहुंची। अमृतसर जालिंधर के दरमियान ये एक बड़ा कस्बा है। अब तो तरक्की करके ये छोटा शहर बन गया है। उसका रेलवे स्टेशन भी है। करतारपुर से मैंने रेलगाड़ी पकड़ी और अमृतसर आ गया। रास्ते में कोई पुलिस वाला दिखाई न दिया। मैंने डिब्बे में सवार होकर एक एक मुसाफिर का बड़े गौर से जायजा लिया था। उनमें कोई सीआईडी का आदमी नहीं लगता था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, आपको याद होगा कि अमृतसर में हमारा एक कश्मीरी मुजाहिद जिहाद कश्मीर के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहा था, मगर जब मैं उसके मकान पर पकड़ा गया था तो पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया था। अमृतसर मैं उस वक्त पहुंचा जब दिन गुरूब हो चुका था। मुझे याद आ गया कि अपने कश्मीरी मुजाहिद ने एक बार अमृतसर शहर से बाहर एक बस्ती में मुझे अपनी एक पुराने साथी मुजाहिद से मिलाया था। मैंने रूपोशी की एक रात उसके मकान पर गुजारी थी। मैंने सोचा कि होटल में ठहरने से बेहतर है कि मैं दूसरे मुजाहिद के पास चला जाऊं। हो सकता है वो मुझे कश्मीर पहुंचाने में मेरी मदद कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।